कभी ये सवाल मन में आया है कि क्यों कुछ लोग मतलब पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते हैं, प्रमोशन भी लेते हैं, सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी वो कभी आर्थिक रूप से, जैसे कहते हैं, आजाद महसूस नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे एक एक अदृश्य ट्रेडमिल पर बस दौड़े जा रहे हैं। सही बात है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ठीक इसी सवाल पर चोट करती है और पैसे के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया है उसे लगभग चैलेंज करती है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है उसका आधार इसी किताब का सार है। हम यहाँ पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है वो सोच जो एक सिक्योर जॉब और महीने की तनख्वाह के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी तरफ है वो सोच जो एसेट्स बनाने, इन्वेस्ट करने और सबसे जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देती है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये चर्चा सिर्फ अमीर बनने के तरीकों के बारे में नहीं है। अच्छा। इसका असली मुद्दा ये है कि जो पैसा कोई कमाता है उसे वो अपने पास रखता कितना है और फिर उस पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाता है। हमारा मकसद इन स्रोतों से उन की आइडियाज को निकालना है जो हमारी पारंपरिक सोच को, कह सकते हैं, हिलाकर रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। स्रोत में एक शब्द है जो बार बार आता है, रैट रेस, चूहा दौड़। हाँ, रैट रेस। इसका मतलब तो यही है कि ज्यादातर लोग एक ऐसे चक्कर में फंसे हैं जहां वो सिर्फ बिल्स चुकाने के लिए काम करते हैं। सैलरी आती है और ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, इन सब में चली जाती है, और फिर अगली सैलरी का इंतजार। हाँ, और ये साइकिल बस चलता रहता है। ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जाल है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ बताता है कि सिर्फ इनकम बढ़ाना इस जाल से निकलने का रास्ता नहीं है। मतलब ज्यादा कमाना भी सोल्यूशन नहीं है? नहीं, असल में कई बार ज्यादा इनकम का मतलब होता है ज्यादा बड़े खर्चे, ज्यादा बड़ी ईएमआई और एक तेज रफ्तार वाली रैट रेस। एग्जैक्टली। आप पहले से ज्यादा तेज भाग रहे होते लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे ही किसी की सैलरी बढ़ती है, सबसे पहले ख्याल आता है कि चलो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं या बड़ा घर। तो इसका मतलब एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी असल में सुरक्षा का एक भ्रम है। हाँ। आप सुरक्षित महसूस करते हैं, पर असल में आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया एक ही धागे से लटकी है, और वो है आपकी नौकरी। आपने भ्रम शब्द का इस्तेमाल किया और वो एकदम सटीक है। स्रोत के मुताबिक असली फाइनेंशियल फ्रीडम आती है पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम? इसे ऐसे समझिए कि आपने पैसे का एक ऐसा पेड़ लगा दिया है जो खुद फल देता रहता है, चाहे आप सो रहे हो या कहीं छुट्टियों पर हो। अच्छा। ये पेड़ एक किराए पर दिया घर हो सकता है, आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कोर्स जो लोग खरीदते रहते हैं। रैट रेस में तो आप खुद वो पेड़ है जिसे रोज काटकर बिकना पड़ता है। वाह। जब तक पैसिव इनकम नहीं है, कोई असल में आजाद नहीं है। ठीक है, तो अगर ज्यादा मेहनत करना या प्रमोशन पाना इसका जवाब नहीं है, तो फिर जवाब है क्या? इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पे कियोसाकी अपना सबसे बड़ा आइडिया सामने रखते हैं, जो सुनने में तो बहुत आसान है पर असल में काफी गहरा है। हाँ। और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। एसेट यानी संपत्ति, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सही। और लायबिलिटी यानी देनदारी, वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। सीधा लगता है, लेकिन यही वो बुनियादी फर्क है जो पूरे माइंडसेट को बदल देता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाएं। जबकि मिडिल क्लास की मानसिकता पहले लायबिलिटीज खरीदने की होती है, जैसे कार लोन, महंगा फोन, बड़ा घर। बिल्कुल। और फिर पूरी जिंदगी उन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए काम करते रहते हैं। अरे एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने आज तक जिस घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना, अगर उस पर एक बड़ा होम लोन है जिसकी ईएमआई मेरी सैलरी का बड़ा हिस्सा ले जाती है, तो वो असल में मेरी सबसे बड़ी लायबिलिटी हो सकती है? हो सकती नहीं है। ये सोचने में ही अजीब लग रहा है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा लाइट बल्ब मोमेंट है। यहाँ सबसे बड़ा धोखा ये है कि समाज हमें देनदारियों को संपत्ति समझने के लिए ही प्रोत्साहित करता है। सही बात है। एक बड़ी कार खरीदना वो सफलता का प्रतीक माना जाता है, भले ही उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाए। एक बड़ा घर ड्रीम की तरह बेचा जाता है। किताब का असली सबक ये पहचानना है कि समाज की सफलता की ये जो परिभाषा है वो अक्सर एक फाइनेंशियल जाल होती है जिसे आपको हमेशा काम करते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। अमीर लोग कैश फ्लो पैदा करने वाली संपत्तियां जमा करते हैं, दिखावे की चीजें नहीं। तो फिर इस जाल से, इस मानसिकता से बाहर कैसे निकला जाए?
क्योंकि ये तो हमारे अंदर बचपन से डाला गया है कि भाई पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो और सेटल हो जाओ। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जिस पर स्रोत सबसे ज्यादा जोर देता है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे की समझ। बिल्कुल, पैसे की समझ। अगर कोई ये नहीं सीखता कि पैसा कैसे काम करता है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए काम करता रहेगा, चाहे वो कितना भी कमा ले। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में नहीं है, ये कैश फ्लो, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को समझने के बारे में है। ये एक तरह से पैसे की भाषा सीखना है। और ये भाषा स्कूलों या कॉलेजों में तो सिखाई नहीं जाती। कहीं नहीं सिखाई जाती। मतलब कोई डॉक्टर या इंजीनियर अपने फील्ड में जीनियस हो सकता है, लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल अनपढ़ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत यही कह रहा है कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी होना और आर्थिक रूप से शिक्षित होना, ये दो पूरी तरह से अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। और फाइनेंशियल एजुकेशन की यही कमी डर और गलत फैसलों को जन्म देती है। अच्छा। जब लोग पैसे के काम करने के तरीके को नहीं समझते तो वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर ऐसी चीज़ों में पैसा लगा देते हैं जो असल में लाइबिलिटीज होती हैं। शिक्षा उस डर को कम करती है और आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता देती है। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि समझ कर फैसले लेते हैं। यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। किताब में एक जगह कहा गया है, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर का किराया और बिल तो सैलरी से ही भरे जाते हैं। तो क्या ये एक प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ एक आइडियलिस्टिक विचार है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब भी मानसिकता से ही जुड़ा है। कैसे? वे मदद करेंगे। जैसे कि कौन सी स्किल्स? जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन या लोगों को मैनेज करना। ओके। मान लीजिए आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं। एक में सैलरी 10% ज्यादा है लेकिन काम बहुत रूटीन है। दूसरी में सैलरी थोड़ी कम है लेकिन आपको सीधे क्लाइंट से डील करना है, जिससे आपकी सेल्स और नेगोशिएशन की स्किल बेहतर होगी। ज्यादातर लोग तो पहली नौकरी चुनेंगे। बिल्कुल, लेकिन कियोसाकी के मुताबिक दूसरी नौकरी लंबी दौड़ में ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सेल्स का स्किल आपको भविष्य में अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने में मदद करेगा, जो कि एक एसेट है। समझ गया। ये शॉर्ट टर्म सैलरी के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। समझ गया। मतलब ये एक तरह का निवेश है अपने आप में, अपनी स्किल्स में निवेश, जो बाद में ज्यादा बड़ा रिटर्न देगा। एग्जैक्टली। ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, रिस्क। लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट से डरते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसमें रिस्क होता है। लेकिन स्रोत बताता है कि अमीर लोग रिस्क से बचते नहीं हैं, वे इसका मैनेजमेंट सीखते हैं। ये कैसे होता है? इसका मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा जरिया है ज्ञान, यानी वही फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके। अगर किसी को शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता तो उसके लिए वो एक जुआ है, लेकिन अगर कोई उसे अच्छी तरह से समझता है, कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना जानता है, इंडस्ट्री को समझता है, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, सिस्टम को समझना। सिस्टम? किस तरह का सिस्टम? टैक्स और कॉरपोरेशंस का सिस्टम। स्रोत में इसका जिक्र है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। बताइए। एक नौकरी पेशा व्यक्ति को जब सैलरी मिलती है तो सरकार पहले अपना टैक्स काटती है। हाँ। और फिर बचे हुए पैसे से वो व्यक्ति अपने खर्चे पूरे करता है। हाँ। यानी अर्न, फिर पे टैक्स, फिर स्पेंड। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब एक कंपनी मालिक या व्यवसायी को देखिए, उसकी कंपनी पहले पैसा कमाती है। हाँ। फिर उस पैसे से व्यापार से जुड़े सभी खर्चे करती है, जैसे ऑफिस का किराया, ट्रैवल, इक्विपमेंट, कर्मचारियों की सैलरी। और इन सब खर्चों के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे टैक्स दिया जाता है। अच्छा। उनका क्रम है अर्न, स्पेंड एंड देन पे टैक्स। ये तो सिर्फ क्रम का हेरफेर है, लेकिन इससे फाइनेंशियली बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही वो सिस्टम है जिसे अमीर लोग समझते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो नियमों के दायरे में रहकर खेलते हैं, लेकिन वो खेल के नियम जानते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे टैक्स चोरी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वे कानूनी ढांचे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, और ये जानकारी आम आदमी तक पहुंचती ही नहीं। सही पकड़े। और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना रिस्क मैनेजमेंट का भी एक तरीका है। ये आपकी पर्सनल संपत्ति को बिजनेस लायबिलिटीज से अलग करता है। अच्छा। अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो लेनदार आपके घर या आपकी कार पर क्लेम नहीं कर सकते। ये सब फाइनेंशियल समझदारी का ही हिस्सा है। डर अज्ञानता से आता है। जितना ज्यादा कोई सीखता है उतना ही कम डर लगता है,
और उतने ही बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। ये तो समीकरण का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो मानसिकता का है, माइंडसेट का है। हमने देखा कि कैसे रैट रेस के चक्र से बाहर निकलने की कुंजी अपनी सोच को बदलने में है। सिर्फ एक सेफ जॉब और महीने की तनख्वाह पर फोकस करने के बजाय लगातार एसेट्स बनाने पर फोकस करना। सही। और ये समझना कि जिसे समाज संपत्ति कहता है, जरूरी नहीं कि वो असल में संपत्ति हो। बिल्कुल। इन स्रोतों में सैलरी कमाने से हटकर संपत्ति हासिल करने पर केंद्रित एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग बताया गया है। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये पैसे के खेल को समझने और उसके नियमों को सीखने के बारे में है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसी के अपने जीवन में सिर्फ सैलरी अर्जित करने से ध्यान हटाकर संपत्ति हासिल करने की दिशा में पहला, सबसे छोटा और प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? अच्छा, एक ऐसा कदम जिसे आज या इसी हफ्ते लिया जा सके। क्या वो 1000 रुपए की SIP शुरू करना है? क्या वो फाइनेंस पर एक किताब पढ़ना है? या अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है? वो पहला कदम क्या होगा?